हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द साइंस फॉर डिफेंस। आज हम स्टार्ट करेंगे वेव यानी तरंग का पार्ट 7। अब तक मैं आपको वेव के 6 पार्ट करा चुका हूं, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। रिफ्लेक्शन को हिंदी में कहते हैं परावर्तन और ट्रांसमिशन को संचरण, ठीक है। आपने क्लास 10th और 12th में एक टॉपिक पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन आज का जो टॉपिक है रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, वो हम लाइट वेव के लिए यानी प्रकाश तरंग के लिए स्टडी नहीं करेंगे। पहली बात तो ये समझ लो। किसके लिए पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे हम किसी वेव स्ट्रिंग के लिए, यानी हमारे पास एक रस्सी होगी और उस रस्सी के अंदर वेव ट्रेवल कर रही होगी इस तरीके से। उसके लिए हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। देखो, रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन तो हम पढ़ते हैं लाइट के केस में, और ट्रांसमिशन हम पढ़ते हैं वेव स्ट्रिंग के केस में। लेकिन चीजें एक ही हैं दोनों, बस प्रोनाउंसिएशन का फर्क है। वेव स्ट्रिंग के लिए हम उसको ट्रांसमिशन वर्ड यूज करते हैं और लाइट के केस में हम उसको रिफ्रैक्शन वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो लगा लो हेडिंग, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव स्ट्रिंग। रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव स्ट्रिंग। रिफ्लेक्शन को हिंदी में कहते हैं परावर्तन और ट्रांसमिशन को कहते हैं संचरण, ठीक है। देखो, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन ये दोनों फिनोमेना यानी परावर्तन और संचरण, ये दोनों फिनोमेना एक बाउंड्री पर होते हैं, किसी बाउंड्री पर होते हैं। बाउंड्री का मतलब कि जो दो मीडियम को अलग करे, सेपरेट करे। मीडियम को हिंदी में कहते हैं माध्यम, जो दो माध्यम को अलग करे। मतलब क्या है? मतलब ये है, देखो ये बाउंड्री है, बीच में बाउंड्री है, या यूं सोचो दीवार है। ये क्या है? दीवार। और भाई साहब मेरे हाथ में रस्सी लगी हुई है। क्या है? रस्सी। रस्सी का एक छोर तो इस दीवार से बंधा हुआ है और एक छोर, एक एंड मेरे हाथ में है। अब इस रस्सी को के अंदर मैं डिस्टरबेंस क्रिएट करूं, या मैं यूं बोलूं तो मैं इस रस्सी के अंदर झटका मारूं, तो हुआ क्या? उसके अंदर पल्स बनेंगी। क्या बनेगी? रस्सी के अंदर पल्स बनेगी, वेव बनेगी। वो वेव बनेगी तो क्या करेगी? इस दीवार से टकराएगी। दो कंडीशन हो सकती है, या तो इस दीवार से टकरा के वापस आ जाए, या इस दीवार से टकरा के इस दीवार से परे दूसरी साइड चली जाए। तो ये वाला जो साइड है दीवार से मेरी तरफ वाला साइड है, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट मीडियम, पहला मीडियम, प्रथम माध्यम। और दीवार से दूसरी साइड वाला जो मीडियम है उसे बोलते हैं दूसरा मीडियम, दूसरा माध्यम। तो अगर वेव इससे टकरा कर दीवार से मेरी तरफ आ जाए, यानी अपने मीडियम में वापस आ जाए, इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। और दूसरे मीडियम में वापस चली जाए, उसे बोलते हैं हम ट्रांसमिशन। एक्चुअल में आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि दूसरे मीडियम में जा रही है, लेकिन होता है, एक्चुअल में होता है, ठीक है। तो देखो मैं आपको समझाता हूं। जैसे इसको ऐसे देखो, ये मेरे पास है वेव है। क्या है? ये मेरे पास एक बाउंड्री है। क्या है? बाउंड्री है, ठीक है। इधर वाला जो मीडियम है उसको मैं बोल रहा हूं फर्स्ट मीडियम। मीडियम को हिंदी में क्या कहते हैं? माध्यम। क्या कहते हैं? माध्यम। और इधर वाला है, इसे बोल रहा हूं मैं, इस दीवार से इधर वाला, इसे बोल रहा हूं सेकंड मीडियम, दूसरा माध्यम, ठीक है। देखो ये वेव है, सॉरी रस्सी है, स्ट्रिंग है। अब इस रस्सी के अंदर मैं झटका मारूंगा
तो क्या होगा, इसके अंदर एक पल्स बनेगी इस तरीके से और इससे जाके टकराएगी। ठीक है, तो वेव की स्पीड किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में तरंग की गति। इतनी बात क्लियर है। अगर ये इस दीवार से टकरा के, इस बाउंड्री से टकरा के अपने ही मीडियम में वापस आ जाए, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन, परावर्तन। वही लाइट वाला कॉन्सेप्ट है यार, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वहां लाइट वेव हुआ करती थी, यहां वेव स्ट्रिंग है। ठीक है, देखो ये अगेन ये बाउंड्री है, अगर ये इससे टकरा के, ये टकराई वापस अपने मीडियम में आ जाए, लेकिन एक चीज जो तुम्हें समझनी है यहां वो ये है, जैसे इससे टकरा के अपने मीडियम में वापस आएगी, जो पल्स ऊपर बन रही थी वही पल्स की जो डायरेक्शन है वो कहां होगी, नीचे की तरफ। वो कहां बनेगी, नीचे की तरफ। मतलब वेव की जो स्पीड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। इसको ऐसे समझ सकते हैं आप कि देखो ये आपकी रस्सी थी और ये दीवार है, दीवार के अंदर वेट मास ज्यादा होता है, इसके अंदर कम होगा। तो ये जब इससे टकराएगी तो टकराने के बाद ये दीवार क्या करेगी, भाई समझाने का बस एक तरीका है कि ये दीवार क्या कहेगी इससे कि तू ताकतवर कि मैं ताकतवर। तो ये क्या करेगी, अपने हिसाब से इसको नीचे की तरफ झुका देगी। भाई कोई ताकतवर आदमी होता है, उससे क्या होता है, वो हमें झुका देता है, होता है कि नहीं होता है। अगर ये ज्यादा ताकतवर होती, इसके अंदर ज्यादा वेट होता, तो ये अपने अकॉर्डिंग चलती। लेकिन अब ताकतवर कौन है, ये दीवार। ठीक है, तो होगा क्या, ऐसे ही आपको याद रखना है, ऐसे आपको समझना है कि इससे रस्सी जब टकराएगी, इससे वेव जब टकराएगी, तो टकराने के बाद जब अपने मीडियम में वापस आएगी तो ये वाली पल्स क्या होगी, ये नीचे हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो इस फिनोमिना को हम क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं हम रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। ठीक है, अब दूसरी बात देखो, अगर ये मेरे पास वही बाउंड्री है, इधर वाला फर्स्ट मीडियम और ये सेकंड मीडियम। ठीक है, ये फर्स्ट मीडियम है माध्यम और ये द्वितीय माध्यम यानी सेकंड मीडियम है। अगर ये वेव यानी ये रस्सी है, इसके अंदर मैंने झटका लगाया तो ये पल्स बनी, इससे टकरा के ये दूसरे मीडियम में चली जाए। कहां चली जाए, दूसरे मीडियम में। तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं ट्रांसमिशन। क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन यानी संचरण। पहली बात तो ये। दूसरी बात और समझ लो, ये जो फिनोमेना आप पढ़ रहे हैं, देखो हम जो फिजिक्स पढ़ते हैं वो बेसिक फिजिक्स पढ़ते हैं। इस फिजिक्स में ऐसा माना जाता है कि कोई भी ऊर्जा की हानि नहीं होती है, यानी कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है। इस चीज को मान के हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। यानी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं बोल रहा हूं, यानी यहां एनर्जी का लॉस नहीं होगा, यानी नो एनर्जी लॉस, ऊर्जा की हानि नहीं होगी, ऊर्जा की हानि नहीं होगी। मतलब क्या है इस बात का, देखो इसका थोड़ा सा मैं मतलब तुम्हें बता देता हूं इस बात का स्टार्टिंग में ही, कि जो वेव बन रही है ये आपको दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं हम, एम्पलीट्यूड। ये क्या होता है हमारा आयाम, ये क्या होता है एम्पलीट्यूड, और ये क्या हमारा एम्पलीट्यूड आयाम। अगर एनर्जी का लॉस होता, अगर एनर्जी का लॉस होता तो ये वेव से टकराने के बाद ये जितना एम्पलीट्यूड है ये उतना नहीं होता, कम होता, कम बनता। अगर ये 2 मीटर का है, ये पल्स 2 मीटर की नहीं बनती, एम्पलीट्यूड 2 मीटर का नहीं होता। इसलिए हम अपनी फिजिक्स में जो पढ़ते हैं बेसिक फिजिक्स, उसमें ये मान के पढ़ते हैं कि एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। मतलब जो एम्पलीट्यूड यहां बनेगा टकराने के बाद वही एम्पलीट्यूड यहां बनेगा। मेरी बात तुम समझ पा रहे हो? तो ये कॉन्सेप्ट हम यहां पढ़ते हैं कि एनर्जी का लॉस नहीं होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ये था आपका रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो मुझे आपको समझाना है वो है कि वेव की प्रॉपर्टी को हिंदी में कहते हैं गुण। तरंग के जो गुण है वो रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन पर कैसे बिहेव करते हैं। जैसे वेव की इक्वेशन क्या होती है, y बराबर a sin ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, या मैं यूं बोलूं y बराबर a sin ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस 5। बात एक ही है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड का क्या फर्क पड़ेगा, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन पर चेंज होगा कि नहीं होगा। दूसरा, वेव की स्पीड
वेव की स्पीड का क्या फर्क पड़ेगा, वो रिफ्लेक्शन में चेंज होगी कि नहीं होगी, ट्रांसमिशन में चेंज होगी कि नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, उसका क्या फर्क पड़ेगा, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन में वो चेंज होगी कि नहीं होगी। समझ पा रहे हो। टाइम पीरियड, आवर्तकाल, उसका क्या फर्क पड़ेगा रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन में। ये सब मुझे आपको समझाना है। और बच्चों ध्यान से सुनो, नेवी डबल ए, एयरफोर्स एक्सल, कोस्ट गार्ड, एनडीए, एनडीए को तो कर छोड़ो, उसका साइंस का लेवल नॉर्मल आता है। यानी डबल ए के अंदर ये क्वेश्चन बन चुके हैं और एयरफोर्स के अंदर भी क्वेश्चन बन चुके हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूं, इसको अच्छे से नोट करो, फिर आपको वो चीजें एक्सप्लेन करता हूं। हो गया नोट, रफ कर दूं। अब देखो, बिहेवियर ऑफ वेव प्रॉपर्टी, वेव प्रॉपर्टी मतलब तरंग के गुण, प्रॉपर्टी को हिंदी में क्या कहते हैं, गुण। ऑन रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन, एंड ट्रांसमिशन यानी संचरण, ठीक है। तो वेव के प्रॉपर्टी के क्या क्या इस पर इफेक्ट पड़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहां लिखो वेव की प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी, ठीक है। यहां लिखो रिफ्लेक्शन, ठीक है, और यहां लिखो ट्रांसमिशन, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, उससे पहले समझो रिफ्लेक्शन था क्या, एक बार दोबारा समझो रिफ्लेक्शन था क्या, कि वेव दीवार से टकरा के अपने मीडियम में वापस आ जाए, उसे रिफ्लेक्शन। तो मीडियम यहां पर चेंज नहीं हो रहा था, तो रिफ्लेक्शन के अंदर क्या था, ये बात मैं लिख दूं, आपके काम की चीज है, इससे थोड़ा आसान हो जाएगा और इजीली चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या था कि मीडियम सेम था, यानी मीडियम डज नॉट चेंज। लेकिन ट्रांसमिशन के अंदर क्या था, इसमें वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही थी, दूसरे माध्यम में जा रही थी, तो यहां क्या होगा, मीडियम बदलेगा, मीडियम चेंज होगा, ठीक है। ये बात क्लियर है। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट वी क्या है, वेव स्पीड यानी तरंग की गति, दैट इज वेव स्पीड, तरंग की गति। देखो अब बताओ, वेव स्पीड, जो वेव ट्रैवल कर रही, जो इसकी स्पीड है, क्या वो रिफ्लेक्शन के अंदर और ट्रांसमिशन के अंदर चेंज होगी कि नहीं होगी। तो इसके लिए हमें जानना होगा, सबसे पहले ये बात ध्यान से समझ लो, जो वेव की स्पीड होती है वो मीडियम पर डिपेंड करती है। वाटर के अंदर कुछ और होगी, पानी के अंदर कुछ और होगी, यानी अलग अलग माध्यम के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। इसका मतलब ये मीडियम पर क्या करती है, डिपेंड करती है। तो पहली बात तो ये, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, ये माध्यम पर निर्भर करती है, इतनी बात क्लियर है। अगर ये माध्यम पर निर्भर करती है तो अलग अलग माध्यम के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। तो यहां देखो, यहां क्या है, इसमें क्या होगा, ये रिफ्लेक्शन क्या था, अपने ही मीडियम में वापस आ जाना, तो इसमें मीडियम तो चेंज हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब यहां पर वेव की स्पीड क्या रहेगी, सेम रहेगी कि नहीं रहेगी, यानी समान रहेगी, ठीक है। लेकिन इस केस में देखो, इसमें क्या होगा, ट्रांसमिशन में मीडियम चेंज हो रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो इसका मतलब इसके अंदर वी स्पीड की वैल्यू क्या होगी, वेव स्पीड क्या होगी, चेंज होगी, यानी क्या होगी, चेंज मतलब बदलेगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। दूसरा पॉइंट, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आवृत्ति। अब इसके बाद एक ओमेगा और होता है, ओमेगा का रिलेशन क्या होता है, 2πf, ओमेगा को क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कोणीय आवृत्ति। अच्छा, फ्रीक्वेंसी के साथ एक और रिलेशन होता है टाइम पीरियड का यानी आवर्तकाल का, वो होता है t बराबर 1/f, ठीक है। एक तो ये हो गया ओमेगा और एक t और एक f, ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करते हैं। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है, अब वो रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन में सेम रहेगी या चेंज होगी, ये हमें बताना है। तो क्या फ्रीक्वेंसी मीडियम पर डिपेंड करती है,
बिल्कुल नहीं। तो फ्रीक्वेंसी मीडियम पर डिपेंड नहीं करती है, पहली बात तो ये। तो इसको यहां लिख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम। जब ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करती तो किस बात पर निर्भर करती है? ये डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन सोर्स। ये भाई साहब सोर्स पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? स्रोत पर डिपेंड करती है। इसका मतलब क्या है? सोर्स का मतलब क्या है? देखो, यहां से मैं वेव में कितने झटके लगा रहा हूं, मान के चलो 2, तो हो क्या रहा है? वेव के अंदर कितनी पल्स बनेंगी? 2 पल्स बनेंगी। तो ये जो सोर्स है, जो स्रोत है, जो वेव यानी जो पल्स बना रहा है, जो वेव बना रहा है, वो किस पर डिपेंड है? सोर्स पर ही तो डिपेंड है। यहां से मैं 3 झटके मारूंगा तो 3 वेव बनेंगे, 4 झटके मारूंगा तो 4 वेव बनेंगी, 5 मारूंगा तो 5 बनेंगी। समझ पा रहे हो? तो सोर्स क्या होता है? वो वेव को जनरेट करता है। सोर्स का काम क्या होता है? वेव को उत्पन्न करना, वेव को प्रोड्यूस करना, तरंग को उत्पन्न करना। समझ पा रहे हो? तो ये किस पर डिपेंड करता है? सोर्स पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी, ओमेगा और टी। अब इस केस में जब ये मीडियम पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो दोनों केस में क्या होगी? फ्रीक्वेंसी या ओमेगा या टाइम पीरियड क्या होगा? सेम होगा, यानी समान होगा। और इस केस में भी क्या होगा? सेम होगा, समान होगा। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। अब आगे की चीज देखो, थर्ड देखो आप, 2 हो गए। तीसरा पॉइंट देखो यहां, थर्ड पॉइंट, दैट इज लैम्डा वेवलेंथ। लैम्डा को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ, यानी तरंग दैर्घ्य। अब लैम्डा के साथ एक और रिलेशन होता है के का। के बराबर क्या होता है? 2 पाई बाई लैम्डा। अब ये लैम्डा जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है? बिल्कुल, ये मीडियम पर डिपेंड करता है। ये भी किस पर डिपेंड करता है? मीडियम पर। तो लिख देता हूं, डिपेंड्स ऑन मीडियम। तो भैया ये भी माध्यम पर निर्भर करता है। किस पर? माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, माध्यम पर निर्भर करता है। अगर ये माध्यम पर निर्भर करता है तो इसमें तो माध्यम चेंज ही नहीं हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन के लिए ये क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, और ट्रांसमिशन के लिए ये क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। चौथा पॉइंट देखो, अब फेज डिफरेंस या फेज कलांतर, उसका क्या फर्क पड़ेगा रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन में, वो देखो। तो फेज डिफरेंस या मैं बोलूं फेज, तो फेज डिफरेंस को हम डेल फाई से रिप्रेजेंट करते थे, या फिर आप फाई से रिप्रेजेंट कर दो, बात एक ही है। जनरली ज्यादातर हम फाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो फेज डिफरेंस का क्या फर्क पड़ेगा? देखो, इसको ध्यान से समझना। अगर आपकी वेव डेंसर मीडियम से, समझना ध्यान से, डेंसर मीडियम से, डेंसर को हिंदी में कहते हैं सघन माध्यम, डेंसर मीडियम से, ये आपकी बाउंड्री है। डेंसर मीडियम से कहां जा रही है? रेयर मीडियम में जा रही है। रेयर को बोलते हैं विरल माध्यम। समझ रहे हो? अगर आपकी वेव डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। ठीक है, अब आओ लौट कर, यानी डेंसर से अगर आपकी वेव डेंसर में लौट कर आ जाए, कहां? डेंसर से डेंसर में लौट के आ जाए, यानी अपने मीडियम में वापस आ जाए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है? वो जा किस में आ रही है? डेंसर मीडियम में, और लौट के किस में आ रही है? डेंसर मीडियम में। तब फेज डिफरेंस कितना होगा? 0। कितना होगा फेज डिफरेंस? 0। इतनी बात समझ लो, तब फेज डिफरेंस कितना होगा? 0 होगा। किसमें? किसके लिए? इसके लिए। क्लियर है? यानी रिफ्लेक्शन के केस में तब फेज डिफरेंस कितना होगा? 0। अगर आपकी वेव रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है, कहां जा रही है? डेंसर में, यानी विरल से सघन में जा रही है। ठीक है, तो समझो अगर वेव रेयर से रेयर में लौट कर आ जाए, जिस मीडियम में ट्रेवल कर रही है उसी में वापस आ जाए, तभी तो रिफ्लेक्शन होगा। तो उस केस में रिफ्लेक्शन में फेज डिफरेंस कितना होगा? पाई। कितना होगा? पाई। इस केस में कितना होगा? पाई। ध्यान से सुन लेना मेरी बात, कितना होगा? पाई। डेंसर से डेंसर में लौट के आ रही है, तब फेज डिफरेंस कितना है? 0।
तब जब रेयर से रेयर में लौट के आ रही है, फेज डिफरेंस कितना है, पाई। इस बात को भी मैं आपको एक एग्जांपल से भी समझाऊंगा, उससे अलग ही फील आएगी आपको। अभी के लिए थोड़ा समझ लो, चीजें याद रखनी है। डेंसर से डेंसर में फेज डिफरेंस पाई, सॉरी 0, और रेयर से रेयर में पाई, ठीक है। लेकिन ट्रांसमिशन के लिए जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होता है, यहां 0। कितना होता है, 0। इतनी बात क्लियर है। ट्रांसमिशन के लिए फेज डिफरेंस कितना होता है, 0। क्लियर। ये हो गया आपके 4 पॉइंट। एक 5वां पॉइंट और है, दैट इज एम्पलीट्यूड, यानी आयाम। दैट इज एम्पलीट्यूड, उसको यहां देख लो, यानी एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हिंदी में क्या कहते हैं, आयाम। आयाम। तो देखो, मैंने अभी आपको कल की वीडियो में ही समझाया था, जब मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समझा रहा था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझाया था, इंटेंसिटी आपको समझाया था, इंटरफेरेंस आपको समझाया था। तो वहां मैंने एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी का एक रिलेशन आपको बताया था कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर। जब यहां मैंने बताया था कि इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, के ए स्क्वायर। समझ में आ रही बात। इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के आपको फॉर्मूले भी मैंने बताए थे। तो देखो, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड अब रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन में चेंज होंगे कि सेम होंगे, ये हमें बताना। तो पहली बात तो इसको समझ लो, इसको मैं लिख देता हूं, फिर समझ जाना, समझाऊंगा मैं आपको। पहले लिख देता हूं, चाहे वो रिफ्लेक्शन का केस हो, चाहे वो ट्रांसमिशन का केस हो, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी, आयाम और तीव्रता, ये दोनों एनर्जी पर डिपेंड करेंगे। किस पर डिपेंड करेंगे, डिपेंड ऑन एनर्जी। समझो पहली बात, किस पर निर्भर करेंगे, ऊर्जा पर निर्भर करेंगे। कैसे, वो समझना है हमें। चाहे वो रिफ्लेक्शन हो, चाहे वो ट्रांसमिशन हो, दोनों केस में ये आई और ए दोनों ऊर्जा पर निर्भर करेंगे। कैसे, समझो। देखो, ये वॉल है, दीवार है, बाउंड्री है, ये भाई साहब मेरे हाथ में रस्सी है, ठीक है। अब मैंने इसमें झटका मारा तो एक वेव प्रोड्यूस हुई, टकराई। अब टकराने के बाद दूसरे मीडियम में वापस चली जाती है। सोचो, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो वेव का जो एम्पलीट्यूड है बट गया, पहले मीडियम से कहां पहुंच गया, दूसरे मीडियम में भी, तो कम होगा कि नहीं होगा, कम होगा कि नहीं होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात, कि कम होगा कि नहीं होगा। यानी आप पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं, तब उस केस में वेव बट गई तो एम्पलीट्यूड कम होगा कि नहीं होगा, होगा। एक्चुअल में एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी एक टाइप की एनर्जी ही है, ये भी एक टाइप की एनर्जी है। या फिर यूं सोचो कि वेव, यहां से मैंने झटका मारा तरंग के, उसके अंदर रस्सी के अंदर, तो वेव बनी, तो वेव इस बाउंड्री से टकरा के वापस अपने मीडियम में आ गई। तो टकराने के बाद जैसे वो टकराई होगी तो कुछ उसके एम्पलीट्यूड में कमी आई होगी। मेरी बात तुम समझ पा रहे हो। इसलिए हम बोलते हैं किस पर डिपेंड करता है, एनर्जी पर डिपेंड करता है। और इसलिए हम यहां पर क्या पढ़ के चल रहे हैं कि एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होगा। एक होता है एब्जॉर्प्शन, आप पढ़ोगे जब हायर क्लास में जाओगे 12th के बाद, तब आप पढ़ोगे एब्जॉर्प्शन, कि जो वेव है ना, वो जब ट्रेवल करती है तो टकराने पर उसकी कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, उसकी एनर्जी कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। लेकिन अपने यहां हम सिलेबस में क्या पढ़ रहे हैं कि एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा। मैंने स्टार्टिंग में इसलिए बात बता दी थी कि यहां एनर्जी का लॉस नहीं होगा। जो वेव ट्रेवल हो रही है, इससे टकराने के बाद जो एम्पलीट्यूड यहां बन रहा है, वही एम्पलीट्यूड इससे टकराने के बाद बनेगा। मेरी बात तुम्हें समझ में आई है, ठीक है। तो ये बातें क्लियर है। ये दोनों किस पर डिपेंड करेंगे, ऊर्जा पर डिपेंड करेंगे, एनर्जी पर डिपेंड करेंगे। इसको बहुत अच्छे से आप नोट करो। इसके बाद मैं आपको इसकी फील दिलाता हूं, इन चीजों को अच्छे से समझाता हूं, ये फेज डिफरेंस वगैरह है, ठीक है। इसको अच्छे से नोट करो। हो गया नोट, रफ कर दूं। अब देखो, अब मुझे आपको सबसे पहले बताना है कि फिक्स्ड एंड क्या होता है और फ्री एंड क्या होता है ना। पहले फिक्स एंड देखो, फिर आपको फेज वेज के बारे में चीजें क्लियर करनी है। ये देखो बाउंड्री है, ठीक है, और ये एंड यानी रस्सी का एक छोर यहां बंधा हुआ है। तो एक छोर तो ये रहा रस्सी का, और एक छोर इससे बंधा हुआ है,
और ये फिक्स बना हुआ, ऐसे बना हुआ है कि रस्सी जब इसमें वेव ट्रेवल करेगी, यानी ऐसे करके देखो इसमें क्या होगा, जब वेव ट्रेवल करेगी यानी जो पल्स बनेगी, ठीक है, यानी वेव की स्पीड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये वेव की स्पीड है, तरंग की गति। तो ये रस्सी का पॉइंट कि मूव नहीं करेगा, ऊपर नीचे नहीं करेगा, एकदम फिक्स रहेगा अपनी जगह पर। तो ये पॉइंट मूवेबल नहीं होगा, ये रस्सी यहां से मूव नहीं करेगी। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं फिक्स्ड एंड। क्या कहते हैं इसको, फिक्स्ड एंड। ठीक है, देखो रस्सी यानी जो बाउंड्री से वाला इधर वाला जो मीडियम है, इसको हम बोल रहे हैं रेयर मीडियम। क्या बोल रहे हैं, रेयर मीडियम यानी विरल माध्यम। और इसको बोल रहे हैं हम डेंसर मीडियम यानी सघन माध्यम। ठीक है, अब इससे टकराने के बाद वेव अगर अपने ही मीडियम में वापस आएगी, क्या होगी, अपने ही मीडियम में वापस आएगी, तो देखो ये पल्स कहां बनेगी, नीचे की तरफ। ठीक है, तो वेव की स्पीड किस डायरेक्शन में हो गई, इस डायरेक्शन में। तो ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, ये कौन सा फिनोमेना है, रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है, पहली बात। दूसरी बात, यहां एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, कोई भी ऊर्जा की हानि नहीं हो रही है, तो नो एनर्जी लॉस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि जितना एम्पलीट्यूड ये बन रहा होगा 2 मीटर का या 3 मीटर का, उतना ही एम्पलीट्यूड भी यही बन रहा होगा। जितना यहां बनेगा एम्पलीट्यूड, उतना ही यहां बनेगा। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं। समझ पा रहे हो, ठीक है। तो रेयर से रेयर में आ गए। तो ऐसे केस में आप ध्यान से समझो, मैंने आपको बताया भी था कि फेज डिफरेंस क्या होगा जब आपकी वेव रेयर से रेयर में लौट के आ जाएगी। तो फेज डिफरेंस क्या होगा, पाई होगा कि नहीं होगा। और आपको दिखेगा भी, पहले वेव ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रही है, यानी ऊपर की तरफ है, एम्पलीट्यूड ऊपर की तरफ है, अब कहां है, नीचे की तरफ। तो क्या हो गया है, अब फेज देखो, फील करो, नीचे की तरफ हो गया तो फेज कितना हो जाता है, पाई। और यही मैंने आपको समझाया था थोड़ी पहले कि अगर रेयर से रेयर में आ जाए लौटकर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस कितना होता है, पाई होता है। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। देखो इसकी जो इक्वेशन है, टकराने पर इसे बोलेंगे इंसिडेंट, है ना, आपतन। इक्वेशन लिख देता हूं इसकी, ऐसे बोल दो, y1 बोल दिया मैं, yi बोल देता हूं। इसकी वेव की इक्वेशन लिख देते हैं ना, तो इसकी वेव की इक्वेशन हो जाएगी a sin ओमेगा t माइनस kx। माइनस क्यों, क्योंकि वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, टकरा रही है। तो इसे मैं इंसिडेंट बोल रहा हूं, इसलिए हिंदी में बोला था आपतन। अब ये टकराने के बाद वापस आएगी तो इसे क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्टेड वेव। तो यहां जो रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन होगी वो क्या होगी, ये इंसिडेंट वेव की इक्वेशन है टकराने पर, और रिफ्लेक्ट होने पर जो वेव की इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, बताओ, a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स। प्लस क्यों आ रहा है, अब वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। दूसरी बात, उसमें एम्पलीट्यूड कहां है, ऊपर की तरफ, तो ये क्या है, पॉजिटिव। और इसमें कहां है, नीचे की तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे लिख दो तो सही है, अगर आप ऐसे भी लिखना चाहें वेव की इक्वेशन कि a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स, आपको मैंने बताया था प्लस के एक्स और प्लस 5, तो क्या हो जाएगा, देखो याद करो, मैंने आपको वेव की इक्वेशन बताई थी कि y बराबर, वेव की इक्वेशन क्या होती है, a sin ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। या फिर आप ऐसे लिख दो, a sin ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस 5। ये आपको मैंने बताया था। अगर फेज डिफरेंस दे रखा तो ऐसे लिख दो, नहीं दे रखा तो ऐसे लिख दो, है तो वेव की इक्वेशन। यहां फेज डिफरेंस पाई दे रखा है, तो क्या मैं वेव को ऐसे नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब ये दोनों सही है कि नहीं है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो ये क्या बन जाएगा आपका, फेज डिफरेंस कितना दे रखा है इसमें, पाई, तो यहां मैं क्या लिख दूं, पाई। तो ये आ गया 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, ये 180 प्लस थीटा, और 180 प्लस थीटा का मतलब हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। और साइन है, साइन क्या हो जाएगा, साइन 180 प्लस में चेंज नहीं होगा,
तो साइन 180 प्लस में क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो ये क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस ए साइन थीटा यानी ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब बताओ ये वेव की इक्वेशन और ये वेव की इक्वेशन दोनों सेम है कि नहीं है, माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो आप या तो वेव की इक्वेशन ऐसे लिख दो या आप ऐसे लिख दो, ठीक है। आप ऑप्शन में देख लेना, जैसे लिखिए आप समझ गए मेरी बात, इतनी बात क्लियर है। अच्छा एक चीज और मैं आपको समझा दूं दोबारा, देखो ये फिक्स्ड पॉइंट है, अगर ये फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता, ये पॉइंट मूवेबल होता, तो वेव जो है ना, वो जो तरंग है वो कभी नीचे की तरफ नहीं आती। हो क्या रहा है पता है, ये जैसे वेव यहां टकराएगी, बना हुआ है पॉइंट, फिक्स है, एकदम फिक्स है, तो वो वेव हमेशा नीचे की तरफ होके रिफ्लेक्शन के टाइम नीचे की तरफ होके आएगी, क्योंकि उसके पास कोई भी चारा नहीं है ऊपर नीचे होने का, वो एकदम फिक्स बंधी हुई है। तो ऐसे केस में जैसे वो जाएगी, ऐसे करके जाएगी, तो क्या होगी, वो नीचे लौट कर आएगी, यानी नीचे की तरफ बनेगा ये लोग जो है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, इक्वेशन समझ में आ गई। अब मैं आपको समझाऊंगा फ्री एंड क्या होता है, तब तक इसको अच्छे से नोट करो। हो गया नोट? देखो अगर मैं ऐसे बोलूं, ये मेरे पास अगेन वही वॉल है, बाउंड्री है, और ये फ्री एंड है। फ्री एंड का मतलब क्या होता है ना, ये रिंग है, क्या है ये रिंग है, और रिंग मतलब कोई छल्ला है, तो ये कैसा होगा, मासलेस है, द्रव्यमानहीन है, मास लेस है यानी द्रव्यमानहीन है, द्रव्यमानहीन है, मासलेस है। मतलब क्या है कि ये वेव है, देखो ये वेव है, ठीक है, और इसका पल्स ऐसे ऊपर की तरफ बन रहा है, ठीक। ये क्या है, फ्री एंड। फ्री एंड का मतलब क्या है समझो, वेव की स्पीड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब जैसे ही पल्स इससे टकराएगा तो ये छल्ला ऊपर नीचे होगा, क्या होगा, ऊपर नीचे होगा, समझ पा रहे हो, ये छल्ला क्या होगा, ऊपर नीचे होगा। उस केस में इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, फ्री एंड है, ये फिक्स नहीं है, बंधा हुआ नहीं है। फिक्स एंड में क्या था कि ये वहां छल्ला नहीं था, कोई रिंग नहीं थी, बिल्कुल टाइट बना हुआ था, समझ पा रहे हो। तो फ्री एंड का मतलब क्या है, ये छल्ला है और इस छल्ले से अब ये बंधी हुई है आपकी रस्सी, तो ये रस्सी ऊपर नीचे मूव करेगी, ऐसे एंड को हम फ्री एंड कहते हैं, ठीक है। अब देखो लेकिन ये वाला जो मीडियम है वो डेंसर मीडियम है, सघन माध्यम है, सघन माध्यम है, और ये वाला जो मीडियम है वो रेयर मीडियम है यानी विरल माध्यम है, ठीक है। अब आपकी वेव अगर अपने ही मीडियम में वापस आ जाए, कहां जाए, अपने ही मीडियम में वापस आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्शन कहलाएगा। तो एग्जांपल किसका है, ये भी रिफ्लेक्शन का है, लेकिन यहां क्या हो रहा है, डेंसर से डेंसर में वापस आ रही है, और वहां क्या था, रेयर से रेयर में वापस आ रही थी। अब हुआ क्या, अब जो पल्स बनेगा भाई साहब, वो पल्स ऊपर की तरफ बनेगा, क्यों, क्योंकि ये एंड फ्री एंड है, मूवेबल है, घूमेगा, ये रस्सी ऊपर नीचे जाएगी। तो आप खुद फील करो, अगर यहां झटका मारोगे वेव बनेगी, ये वाला एंड फ्री है, तो अब जो वेव है वो ऊपर की ही डायरेक्शन में बनेगी। लेकिन अगर ये एंड फिक्स एंड होता तो वेव यानी जो पल्स है वो कहां बनती, नीचे डायरेक्शन में बनती, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो वेव की स्पीड अब किस डायरेक्शन में होगी, इसमें। तो ये डेंसर था, कहां लौट के आ गई, अपने मीडियम में, डेंसर से डेंसर में लौट कर आ गई। तो किसका एग्जांपल है ये, रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है। दूसरी बात, यहां कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा, यानी ऊर्जा की हानि नहीं होगी, नो एनर्जी लॉस, कोई भी ऊर्जा की हानि नहीं होगी, समझ पा रहे हो। क्यों, जितना एम्पलीट्यूड, ये देखो जितना एम्पलीट्यूड यहां होगा उतना ही एम्पलीट्यूड यहां भी होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कोई एनर्जी की लॉस नहीं होगी, हम ऐसा मान के चलेंगे अपने सिलेबस में, ठीक है। अब इस केस में आप बताओ फेज डिफरेंस कितना होगा, क्या ये लोग चेंज हो रहा है, क्या ये पल्स चेंज हो रही है, नहीं। इस केस में दोनों, वो भी ऊपर है ये भी ऊपर है, तो इस केस में फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। यही मैंने आपको बताया था कि जब डेंसर से डेंसर में जाते हैं तो फेज डिफरेंस कितना होता है, 0, ठीक है। अब इसकी वेव की इक्वेशन लिख दो आप, इसकी वेव की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्योंकि वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। इसकी वेव की इक्वेशन लिख दो आप, ये हो जाएगा आपका ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस क्यू, वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है,
नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो वेव की इक्वेशन क्या आ गई ये। समझ में आ रही है बात। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें कि a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव कितना है 0, इसलिए तो ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 0 कितना हो जाएगा, यही बचेगा। समझ पा रहे हो, ठीक है। अब वहां भी एम्पलीट्यूड ऊपर की तरफ है, यहां भी ऊपर की तरफ है, तो दोनों ही क्या होंगे पॉजिटिव। लिखो मत लिखो पॉजिटिव, बस मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। दोनों क्या होंगे पॉजिटिव। अगर ये नीचे की तरफ होता है तो क्या होता है नेगेटिव। इतनी बातें क्लियर है। एक चीज याद रखना, दोबारा समझ लो, अगर फिक्स्ड एंड है तो वेव टकराने के बाद जब रिफ्लेक्ट होगी तो लोब नीचे की तरफ बनेगा और फ्री एंड में ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। और डेंसर से डेंसर में आएंगे तो फेज डिफरेंस 0 होगा, रेयर से रेयर में आएंगे तो फेज डिफरेंस पाई होगा। इसको आप बहुत अच्छे से नोट करो, फिर आपको एक क्वेश्चन कराता हूं और चीजें अच्छे से हो जाएंगी, ठीक है। हो गया नोट, रफ कर दूं। देखो क्वेश्चन क्या है, दे रखा है इफ वाई आई यानी इंसिडेंट वेव की इक्वेशन आपको दे रखी है, वाई आई बराबर 2 साइन 4t माइनस 8x, ये आपको दे रखा है ना। इज रिफ्लेक्टेड एट x बराबर 0 फ्रॉम पहला है फिक्स्ड एंड, दूसरा है फ्री एंड, यानी फ्री एंड और फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्ट होके आती है। तब हमें बताना है देन फाइंड, तब हमें बताना है फाइंड रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन हमें बतानी है। परावर्तन तरंग का समीकरण हमें बताना है क्या होगा। समझ पा रहे हो। तो देखो पहले मैं बात कर रहा हूं फिक्स्ड एंड की, किसकी, फिक्स्ड एंड की। ये वेव है, सॉरी ये बाउंड्री है, ठीक है। ये एंड कैसा है, फिक्स्ड एंड है, यानी मूवेबल नहीं है। ये रस्सी, ये अब पल्स बना, क्लियर। अब फिक्स्ड एंड है तो इससे टकराने के बाद रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्टेड बोल रहा है, तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ आएगा, नो पल्स नीचे की तरफ बनेगी, तो वेव की स्पीड इस डायरेक्शन में होगी और इस केस में वेव की स्पीड इस डायरेक्शन में होगी। अब इस केस में वेव की इक्वेशन क्या दे रखी है, 2 sin 40 माइनस 8x। इसमें क्या दे रखा है भैया, ए कितना दे रखा है 2, तो हमने पढ़ा है कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा हमारे सिलेबस में ये, तो जो यहां होगा एम्पलीट्यूड वही यहां होगा, तो यहां कितना है 2, तो यहां भी 2 होगा, इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी बात क्या है, यहां लोग ऊपर है पॉजिटिव है और यहां लोग नीचे है, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव बनेगा इसमें, ठीक है। तीसरी बात क्या समझनी है कि भैया वेव पहले इस डायरेक्शन में जा रही है पॉजिटिव एक्सिस डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव आ रहा है। अब किस डायरेक्शन में आ रही है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आ रही है, तो ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव। हो गई वेव की इक्वेशन। तो सीधा सीधा अगर आप यहां इसकी वेव की इक्वेशन लिखें रिफ्लेक्टेड के लिए, तो क्या हो जाएगा ए। अब ए कैसा, नेगेटिव, क्योंकि नीचे की तरफ बन रही है, साइन 4t, अब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आ रहा है तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव 4t प्लस 8x, बन गई इक्वेशन। या फिर ऐसे लिख दो, यहां जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा, पाई होगा कि नहीं होगा। फेज डिफरेंस की फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, ये क्या आ जाएगा 2 sin 4t प्लस 8x प्लस क्या हो जाएगा ये 5, ये हो गई वेव की इक्वेशन। या आप ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, बात एक ही है, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस साइन थीटा, तो -2 sin 4t प्लस 8x, यही आएगा। क्लियर है, तो ये आपकी वेव की इक्वेशन होगी किसी फिक्स्ड एंड से। अगर मैं बात करूंगा फ्री एंड की, किसकी, फ्री एंड की, तो उस केस में वेव की इक्वेशन क्या होगी, रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन। तो देखो ये, ठीक है, ये यहां पर वही छल्ला है क्योंकि मासलेस था, और इसे हम क्या बोल रहे हैं फ्री एंड। तो ये वेव है, ये पल्स बनी ऊपर की तरफ, तो वेव की स्पीड इस डायरेक्शन में है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, वेव यानी जो पल्स है वो ऊपर ही डायरेक्शन में बनेगी। क्लियर है, तो यहां ए और ए दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। यहां हम इधर की तरफ जा रहे थे तो ये कैसा होगा, नेगेटिव। यहां हम नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आ रहे हैं इधर की तरफ,
तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। एनर्जी का लॉस के लिए हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इसका मतलब जितना एम्पलीट्यूड यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा। आपको दिख नहीं रहा होगा, मतलब थोड़ा सा छोटा बन गया, लेकिन फील ले लेना, समझ जाना कि दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो यहाँ वेव की इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई आर बराबर, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा 2 sin 4t माइनस के प्लस, प्लस किधर आ रहे हैं हम, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो 4t प्लस 8x। इतनी बात क्लियर है, ये हो गई वेव की इक्वेशन। यहां फेज डिफरेंस कितना होगा, यहां फेज डिफरेंस कितना होगा, यहां मेरे भाई जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 0, क्योंकि यहां भी पल्स ऊपर है यहां भी पल्स ऊपर है, तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। तो आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, तो ये वेव की इक्वेशन आ गई। क्लियर है, ठीक है। अब आराम से आप रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन लिख सकते हैं और आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको इतना ही कराऊंगा, क्योंकि आपका रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन वेव स्ट्रिंग के लिए खत्म होता है। कल का जो टॉपिक है वो थोड़ा लेंदी है, बड़ा है, दैट इज स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव, ठीक है। अगर मैं उसको इसमें कराऊंगा तो हो ही नहीं पाएगा, मतलब ही नहीं है, 2 घंटे का वीडियो बन जाएगा, 2.5 घंटे का। तो इसलिए मैंने क्या करा, आपके लिए सेपरेट वीडियो इसकी आ गई और उसकी भी सेपरेट वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए आप वीडियो को अपने अच्छे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करा करो, ठीक है। और मेहनत करते रहो, लगातार रिवीजन करते रहो, इस बार आपका सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है।